दोस्तों, ये 3 बातें अपने दिमाग में बिठा लो, रंग से राजा बन जाओगे। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा ये प्रसंग है, एक कपोत पक्षी की बड़ी प्यारी सी कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को यदि आप गौर से सुनते हैं, तो इसकी 3 बातों पर यदि आप अमल करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं और यदि आप इन बातों पर अमल करते हैं, तो आपको संसार की सारी खुशियां मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, आप इस संसार में किसी भी कोने में रह रहे हैं, संसार के किसी भी कोने में घूम रहे हैं, आप कभी भी किसी संकट में नहीं पड़ सकते। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी में ऐसी 3 ज्ञानवर्धक बातें हैं, इनको आपको ज़रूर सुनना है। आज की प्यारी सी कहानी। एक जंगल में 2 कपोतक पक्षी रहते थे। बारिश का मौसम था, झिलमिल झिलमिल बारिश बरस रही थी। तब दोनों कपोतक पक्षी एक वट वृक्ष के खोखले में जाके बैठ जाते हैं और बारिश मूसलाधार बरसने लगती है। तभी उनके पास एक तीसरा कपोतक पक्षी उड़ता हुआ भीगता हुआ आता है और उनसे कहता है कि थोड़ी जगह मुझे भी दे दीजिए, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लेकिन उस वट वृक्ष के खोखले में इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि 3 पक्षी आ सकें, क्योंकि दोनों पहले से ही बैठे हुए थे। इतनी पर्याप्त जगह थी ही नहीं जिसमें दोनों बैठे हुए थे। क्योंकि इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी और दोनों पहले से बैठे हुए थे कि तीसरा पक्षी भी वहां बैठ सके। तीसरा पक्षी उड़ता हुआ भीगता हुआ आता है और उनसे जिद करने लगता है और उनसे कहता है कि आप मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। जब दोनों पक्षी जो पहले से वहां बैठे थे वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर इतनी पर्याप्त जगह नहीं है जो आपको बिठा सकें। तब वो भीगता हुआ पक्षी कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो जो मुझे जगह नहीं दे रहे। तब वो दोनों पक्षी कहते हैं कि भाई, हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है, हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से इसके अंदर बैठे हैं। लेकिन वो फिर से कहता है कि तुम दोनों मूर्ख ही हो। वो दोनों पक्षी फिर से कहते हैं कि भाई, यदि हमारे पास जगह होती तो हम आपको ज़रूर देते, लेकिन आप खुद देख लीजिए, हमारे पास इतनी जगह पर्याप्त नहीं है हम आपको बिठा सकें। वो भीगता हुआ कपूत पक्षी उन पक्षियों के ऊपर जाके बैठ जाता है। जब दोनों पक्षी ही उसको धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं, वो फिर से नीचे से उड़ता है और फिर कहता है तुम दोनों बिल्कुल मूर्ख हो, और फिर से उनके ऊपर जाके बैठ जाता है और फिर से वो पक्षी उसको धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह काफ़ी देर तक चलता रहता है और वो उड़ता हुआ उनसे बार बार कहता है कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों सबसे बड़े मूर्ख हो। हर बार वो इस बात को कहता है। जब वो थक जाते हैं तो भीगता हुआ पक्षी वहाँ से उड़कर चला जाता है और वो दोनों पक्षी उसी वट वृक्ष के खोखले में बैठे रहते हैं। तब उस कपोतक पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, ये पक्षी जो आया था ये हमें बार बार मूर्ख कह रहा था कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। तो ये मूर्ख क्यों कह रहा था हमें, और ये मूर्ख होता कैसा है, दिखता कैसा है, होते कौन है मूर्ख, आप मुझे इस बात को बताएं। तो दोस्तों, तभी वो कपोतक पक्षी अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाता है और वो कहता है कि प्रिय, इस कहानी को यदि आप ध्यान से सुनेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि मूर्ख कौन होता है। तब वो अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है और उसकी पत्नी बड़े गौर से, बड़े ध्यान से वो कहानी सुनती है। कपोतक पक्षी कहानी शुरू करता है और वो कहता है कि एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका एक पुत्र था। सेठ ने अपने पुत्र की शादी कर दी और शादी के बाद सेठ का लड़का शहर चला जाता है कमाने के लिए। सेठ के लड़के की पत्नी घर पे रहती थी। एक दिन सेठ के लड़के की पत्नी पनघट पर स्नान करने के लिए जाती है। उस वक्त सेठ के लड़के की पत्नी के बदन पर इतने कपड़े नहीं थे क्योंकि वो उस समय स्नान कर रही थी। उसी वक्त तीनों राह चलने वाले व्यक्ति आ जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि हमें पानी पिला दीजिए। इस बात को कपोतक अपनी पत्नी से कह रहा था और कपोतक की पत्नी बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से सुन रही थी। कपोतक आगे कहता है कि सेठ की पत्नी उन लोगों से कहती है कि भाई, तुम कौन हो। उनमें से एक राह चलता कहता है व्यक्ति, हम यात्री हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए। उस व्यक्ति की इतनी बात सुनने के बाद ही वो सेठ के लड़के की पत्नी कहती है कि यात्री तो सिर्फ 2 होते हैं, तुम कौन से यात्री हो। अब वो व्यक्ति बड़ी सोच में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि हमें खुद को ही पता नहीं कि हम कौन से यात्री हैं। वो यात्री उस सेठ के लड़के की पत्नी को कोई जवाब नहीं दे पाते।
तब दूसरा व्यक्ति बोलता है और वो कहता है, मुझे बहुत प्यास लगी है और प्यास के मारे मेरा हलक सूखे जा रहा है, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। फिर सेठ के लड़के की पत्नी कहती है, भाई तुम कौन हो? तब वो व्यक्ति जवाब देता है और वो कहता है कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब उस सेठ के लड़के की पत्नी कहती है, अनपढ़ गवार हो तो सिर्फ 2 होते, तुम कौन से अनपढ़ गवार हो, ये बताओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे पाता। वो भी सोचने लगता है, मुझे खुद को ये नहीं पता कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूँ। वो कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर तीसरा व्यक्ति कहता है, बहन जी मुझे पानी पिला दीजिए, प्यास के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, यदि कुछ देर मुझे और पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, इसलिए आप मुझे पानी पिला दीजिए। तब सेठ के लड़की की पत्नी उस व्यक्ति से कहती है कि भाई तुम कौन हो, तुम बताओ, यदि तुमने बता दिया तो मैं ज़रूर तुम्हें पानी पिला दूंगी। मैं मूर्ख हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। अब सेठ की लड़की की पत्नी कहती है, इस संसार में 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो? दोस्तों, अब वो इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो भी बड़े सोच में पड़ जाता है कि मुझको खुद को नहीं पता कि मैं कौन सा मूर्ख हूँ। उसको कुछ सूझता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, कुछ जाता ही नहीं। वह कोई जवाब नहीं दे पाता। इस कहानी को कपोतक अपनी पत्नी से कह रहा था। उसकी पत्नी बड़े ध्यान से गौर से सुन रही थी। आगे कपोतक पक्षी कहता है कि वो तीनों व्यक्ति प्यासे ही पनघट से जाने लगते हैं। जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो सेठ के लड़की की पत्नी उनसे कहती है कि भाई आप मेरे घर चलिए, गांव से कुछ ही दूर है, इसी रास्ते पर मेरा घर है, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर पानी पिला दूंगी। तो दोस्तों, वो तीनों यात्री उस सेठ के लड़के के घर जाते हैं और सेठ के लड़के की पत्नी स्नान करके कपड़े पहनकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो 3 व्यक्ति उस सेठ के घर पहुँचते हैं और साथ में सेठ के लड़के की पत्नी भी घर पहुंचती है तो उसके ससुर की नज़र अपनी बहू पे पड़ जाती है। तब उसका ससुर सोचने लगता है कि मेरी बहू किन 3 मर्दों के साथ घूम रही है। इसका पति बाहर गया हुआ है कमाने के लिए और ये पराये मर्दों के साथ घूम रही है। इसी बात को सोचने लगता है। उधर सेठ के लड़के की पत्नी उन राहगीरों को अपने घर ले जाकर उनको पानी पिलाती है और तीनों को पानी पिलाकर भेज देती है और उनसे कहती है कि भाई मैंने पनघट में पानी इसलिए नहीं पिलाया क्योंकि मैं स्नान कर रही थी, मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे जो मैं तुम लोगों के समक्ष खड़ी हो सकूं, इसलिए मैंने तुम लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं तुम लोगों को पानी ना पिलाऊं, इसलिए मैं तुम लोगों को अपने घर पर लेकर आई हूँ और यहाँ पर तुमको पानी पिलाकर भेज रही हूँ। अब आप बड़े प्यार से पानी पीजिए और अपनी राह चल दीजिए। तीनों राहगीर पानी पी के वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, उधर सेठ के लड़के की पत्नी का ससुर सोचने लगता है कि मेरी बहू बच्चलन है, मेरा लड़का बाहर काम करता है और ये पराये मर्दों के साथ घूमती है, पराये मर्दों को अपने घर पर लेकर आती है, मेरे घर पर लेकर आई। यही सोचकर वो दुखी होता है। अब सोचने लगता है कि यदि किसी व्यक्ति में बीमारी आ जाए तो उसका उपचार ज़रूरी होता है, यदि उसका उपचार नहीं किया जाए तो बीमारी उसके रोम रोम में समा जाती है और बाद में बड़ी मुश्किल होती है। इस बात को सोचने लगता है कि अब मेरी बहू का इलाज किया जाए, ये बच्चलन है, बदमाश हो गई है, पराये मर्दों के साथ घूमती है, इसका पति बाहर रहता है इसलिए बिगड़ चुकी है, अब इसका इलाज किया जाए तो क्या किया जाए। तब वो सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसका फैसला राजा से करवाऊं। तो दोस्तों, इसी बात को सोचकर उस महिला का ससुर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा को ये सारी घटना सुना देता है। तभी राजा सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ सेठ के लड़के की बहू को तुरंत लेकर आओ। दोस्तों, इस बात को कपोतक पक्षी अपनी पत्नी से कहता है और उनकी पत्नी बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुन रही होती है। तभी राजा के सैनिक सेठ के लड़के की पत्नी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे महाराज ने, और कहते हैं तुम्हें महाराज ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है और तुम दरबार में चलो। तभी सेठ के लड़की की पत्नी कहती है, भाई सबसे पहले तुम राजा से ये पूछ कर आओ किस रूप में मुझे बुलाया है, बेटी के रूप में या बहू के रूप में या माँ के रूप में या किस रूप में उसने मुझे दरबार में बुलाया है। तभी सैनिक वापस राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज सेठ की लड़की की पत्नी ये कहकर उसने वापस भेजा है कि आपने उसे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में, बहू के रूप में या फिर माँ के रूप में। तभी राजा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या बताऊं।
तो किस रूप में बुलाया है। राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता है तो उसके मंत्री उसे सलाह देते हैं कि महाराज, सेठ हमारे नगर का सेठ है और इसकी बेटी की बहू हमारी भी बहू लगती है, इसलिए आप उसको दरबार में बहू के रूप में बुलाएं। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है कि पालकी लेकर जाओ और बहू के रूप में उसको लेकर आओ। तभी राजा के सैनिक फिर से पालकी लेकर सेठ के घर पहुंचते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें बहू के रूप में बुलाया है। तो दोस्तों, इस बात को कपूतक पक्षी अपनी पत्नी से कह रहा है और उसकी पत्नी बड़े गौर से इसे सुन रही है। सैनिकों की इस बात को सुनते ही सेठ के लड़की की पत्नी तुरंत पालकी में बैठ जाती है और सैनिक पालकी को उठाकर राजा के दरबार में ले जाते हैं। सेठ की लड़की की पत्नी राजा के दरबार में हाजिर हो जाती है। तब राजा उसे सवाल करता है, क्या तुम चरित्रहीन हो? क्या तुम चरित्रहीन हो? तुम्हारा पति विदेश में कमाता है, तुम पराये मर्दों के संग घूमती हो। हमारे राज्य में ये नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा काम करोगी तो हमारे राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें सजा दी जाएगी। राजा इतनी बात कहता है। तब सेठ के लड़की की पत्नी राजा को जवाब देती है और कहती है, महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मुझ पर कलंक लगाने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिए। क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी भूखे को भोजन खिलाना कोई अपराध है? यदि आपके राज्य में ऐसा संविधान है कि किसी भूखे को भोजन खिलाना या प्यासे को पानी पिलाना अपराध है, तो हाँ, मैंने किया है और ये अपराध मैं बार बार करूँगी। इतनी बात सुनते ही राजा बड़ा चिंतित हो गया और कहता है, क्या मुझे पूरी बात विस्तार से बताएंगे कि बात क्या है? तब वो महिला सेठ के लड़के की पत्नी राजा को पूरी सच्चाई कहती है। महाराज, मैं पनघट पर स्नान कर रही थी, तभी 3 राह चलते वाले व्यक्ति आए और कहते हैं, हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। उस वक्त मेरे बदन पे इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं उनके समक्ष खड़ी होकर उनको पानी पिला सकूं, इसलिए मैंने बैठे बैठे उन लोगों से इतने कठिन सवाल किए कि उनमें से कोई जवाब नहीं दे सका। उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप मेरे घर चले जाएं, मैं वहीं आती हूँ। तब मैं पर्याप्त कपड़े पहनकर अपने घर आई और आने के बाद उन लोगों को मैंने पानी पिलाकर वहाँ से भेज दिया। अब इसमें मैंने गलत क्या किया? उस महिला की इतनी बात सुनते ही राजा कहता है कि तुमने ऐसे कौन से कठिन 3 सवाल पूछे, वो सवाल हमें भी बताएं। जब सेठ की लड़की की पत्नी वो 3 सवाल राजा के समक्ष रखती है तो राजा भी बड़ा सोच में पड़ जाता है। राजा के होशियार मंत्री भी सोच में पड़ जाते हैं। उनमें से इन तीनों सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाता। अंत में राजा परेशान हो जाता है और तीनों सवालों के उत्तर जानने के लिए बहुत इच्छुक होता है। तभी राजा सेठ के लड़के की पत्नी से कहता है कि हे बहुरानी, आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते तो हमारे किसी विद्वान पंडित के पास इन प्रश्नों के उत्तर कैसे होंगे? हमारे किसी भी मंत्री के पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, तो फिर आप ही इन प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। तो वो महिला सेठ के लड़के की पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कहती है, हे महाराज, ये तीनों प्रश्न बड़े अनमोल हैं और इनका उत्तर भी उनसे ज़्यादा अनमोल है, इसलिए आपसे विनती करती हूँ, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में मैं आपको बता दूंगी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो महिला कहती है कि हे महाराज, यदि सौदा हो तो बराबर का हो। महिला सेठ के लड़के की पत्नी बड़ी चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। तभी राजा बड़ी सोच में पड़ जाता है और अंत में राजा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि इन तीनों प्रश्न बड़े अनमोल हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी बड़ा अनमोल है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। यही सोचकर राजा कहता है, वो कहते हैं ना कि राजा अगर मूर्ख हो तो उसको कोई भी लूट सकता है। तभी राजा कहता है कि आधे राज्य पे आप शासन करेंगी और आधे पर मैं, ठीक है? अब आपके तीनों अनमोल प्रश्नों के उत्तर आप हमें बता दीजिए। सेठ के लड़के की पत्नी पूरी लिखावट करती है, आधा राज्य अपने कब्जे में लेती है और फिर उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताती है और वो कहती है, महाराज, अब गौर से सुनो तीनों प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, यदि संसार में 2 यात्री हैं, अब वो 2 यात्री कौन कौन से हैं? पहला है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा, जो रात दिन चलते हैं और संसार में भ्रमण करते रहते हैं और संसार को रोशन करते हैं, तो यात्री सूर्य और चंद्रमा हैं। दूसरा सवाल है, महाराज, अनपढ़ और गवार 2 चीज हैं, वे अन्न और पानी, जो हर किसी के साथ में रहते हैं, विद्वान लोगों के साथ भी रहते हैं और मूर्ख से मूर्ख लोगों के साथ भी रहते हैं, उनका लालन करते हैं। ये सबसे अनपढ़ और सबसे गवार हैं, जो अज्ञानी को भी वही स्वाद देते हैं और विद्वान को भी वही स्वाद देते हैं। तीसरा सवाल, मूर्ख 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख, जो मेरा ससुर है, जो अपने घर की बात एक दूसरे से आके कहता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यदि मेरे ससुर को इस बात को मुझसे आकर पूछा होता तो मैं इनको पूरी सच्चाई बता देती,
मेरे घर की इज्जत नीलाम नहीं होती, मेरी इज्जत इस तरह भरे दरबार में उछाली नहीं जाती, मेरे घर की बदनामी नहीं होती। इसलिए सबसे पहला मूर्ख मेरे ससुर हैं। तब राजा कहता है दूसरा कौन है? तब महिला कहती है कि महाराज, दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। एक वो राजा होता है जो बगैर सोचे समझे कुछ भी फैसला ले लेता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए दूसरे सबसे बड़े मूर्ख आप हैं। आप भी एक ऐसे मूर्ख हैं जो मेरे तीनों सवालों के बदले में मुझे अपना आधा राज्य दे दिया। अब आप भी सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो दोस्तों, अब राजा को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब वो भी महारानी है, आधे राज्य की महारानी है, आधे सेना उसकी है, आधा राज्य उसका है। अब राजा कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने दिमाग का सदुपयोग करते हुए उस सेठ की लड़की की पत्नी एक महारानी बन जाती है। तब कबूतर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपने घर की बात को बाहर निकाल दे, अपने घर की बात को अन्य लोगों से कहे, अपने घर की बात को एक दूसरे से कहता है, अपने घर की बात को अपने घर में ना रखकर वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और दूसरा वो जो किसी के कहने पर अपना सब कुछ लौटा दे। ये दो प्रकार के ऐसे मूर्ख होते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तब कबूतर पक्षी अपनी पत्नी से कहता है, ये बात समझ में नहीं आती कि संसार में मूर्ख कौन होता है। इसलिए कहते हैं कि अपने दिमाग का सही समय आने पर सही इस्तेमाल करें, वे अपने जीवन में हमेशा कामयाब हो पाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग का सही जगह सही निशाना लगाकर अपना इस्तेमाल करें, कभी भी आप फेल नहीं होंगे। जो लोग अपने दिमाग का सदुपयोग नहीं करते, वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनका पतन हो जाता है। इसलिए अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।